किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन पेपर में थोड़े प्रश्न थे। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में थे। इसके अलावा? हम्म इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। कक्षा के 5 मिनट पहले मैं क्लास रोक दूंगी, तब उस समय आप राधा प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ दीदी। ठीक है। तो यदि प्रीवियस में हम देखें तो हम लोगों ने ये लैंग्वेजेस देख ली थी। सीडी, डीवीडी, एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह देख लिया था, है ना? और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ है, कौन सी प्रोग्रामिंग कब आती है, और बिट्स बाइट्स से रिलेटेड ये भी हमने देख लिया था। इसकी सीरीज के भी प्रश्न हमने लगा लिए थे। ये जिस तरीके से ये सीरीज का प्रश्न पूछा है कि एमजी केबी में अरेंज करिए, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। चलिए, अब हमें यहाँ से पढ़ना है। यहीं से ही पढ़ना है ना? एक बार श्योर कर दीजिए। हम्म हाँ। किसी को याद है कहाँ तक पढ़ाया था? यहीं तक पढ़ाया था ना, बिट्स बाइट्स वगैरह, और फिर उसके बाद मैंने क्लास खत्म कर दी थी। ठीक है, जी। चलिए। तो हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता के आधार पर किस तरीके से चीजों का विभाजन होता है, उसको हम आईसीटी के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है क्षमता के आधार पर। तो इसमें आपके 3 तरीके आते हैं। सबसे पहला आता है बेस बैंड। ठीक है, तो बेस बैंड क्या है? तो ये एक एकल चैनल है, ठीक है, सिंगल चैनल, डिजिटल सिस्टम को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? डिजिटल सिस्टम को। और उस एकल चैनल का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी हम कम्युनिकेट वगैरह करते हैं कंप्यूटर से, ये बेस बैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है वॉइस बैंड। तो जिसी तरीके से बेस बैंड है उसी तरीके से ये वॉइस में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, फिर है ब्रॉड बैंड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंट पता कर लीजिएगा कि बेस बैंड में क्या डिफरेंट है और ब्रॉड बैंड में क्या डिफरेंट है। बेस बैंड जो है आपका एकल चैनल है, यानी कि सिंगल चैनल है, और ये किसको वो करता है? तो डिजिटल सिस्टम को संदर्भित करता है। ये ध्यान रखिएगा। और किस लिए करता है? तो संचार के लिए करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। अब आपका जो बैंड विड्थ है, ब्रॉड बैंड है, ये क्या करता है? तो ये वाइड बैंड ब्रिंग डेटा ट्रांसमिशन, जो एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के डिजिटल सिग्नल होते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं, मतलब मैनी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही सिग्नल होता है। ठीक है, वन सिग्नल। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आगे भी देखेंगे तो और भी आपको सिग्नल्स पता, आपको और भी डिफरेंस इन दोनों के विषय में पता चलेगा कि बेस बैंड क्या है, ब्रॉड बैंड क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है अ सिग्नल आर चैनल ऑन द केबल। ये जो बेस बैंड है, इसमें सिग्नल कैसे जाता है? केबल के द्वारा। ठीक है, देखिए जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे होगे, ये नीचे बेस बैंड का डायग्राम है और उसके नीचे ब्रॉड बैंड का। तो यहाँ पे देखिए आप, एक ही सिग्नल है, ये देखिए, ये एक ही वायर के द्वारा सिग्नल जनरेट हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं transceivers that transmit and receive signals on the cable need only distinguish between a 1 0 are idle। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम के द्वारा ही अपने कार्यों को करता है। उसकी कैपेसिटी जो है वो बाइनरी सिस्टम द्वारा ही की जाती है। ठीक है,
अब ब्रॉडबैंड देखिए तो ये क्या है, तो ये मल्टीपल सिग्नल्स ऑन द सेम केबल, ये एक ही केबल से कई सारे सिग्नल्स दे सकता है। ये एक केबल से सिर्फ एक सिग्नल दे सकता है, ये एक केबल से कई सारे सिग्नल। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि कई सारे मैनी केबल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ईच सिग्नल आर चैनल इज एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और हर चैनल की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये क्या उत्पन्न करता है, एनालॉग फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है। कौन करता है, ब्रॉडबैंड, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है, यूजेस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इनका फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। यूज फॉर केबल टीवी, जो हमारे घर में केबल टीवी आती है ना, तो उसमें इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, तुलना के लिए आधार, ठीक है। यहाँ पे तुलना के लिए इसको बेस बैंड और ट्रांसमिशन का थोड़ा सा अंतर और देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिग्नल का प्रकार, तो दोनों का सिग्नल का प्रकार क्या है, तो बेस बैंड जो है उसका सिग्नल का प्रकार क्या है, डिजिटल, और इसका क्या है, अनुरूप, यानी कि जिस चीज के लिए प्रयोग होगा उसी के अनुरूप वहां पर वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा है आवेदन, आवेदन में क्या है, तो बस टोपोलॉजी के साथ अच्छी तरह से काम करे, ठीक है। जो बस टोपोलॉजी होती है इसके अंतर्गत ये कार्य करती है, ठीक है। ब्रॉडबैंड क्या है, तो ये एक बस के साथ ही पेड टोपोलॉजी के साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनकोडिंग का इस्तेमाल करना, ठीक है। एनकोडिंग वगैरह किसमें कैसी इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मैनचेस्टर और विभेदक मैनचेस्टर एनकोडिंग यहाँ पे प्रयोग होती है, और यहाँ पे कौन सी होती है, तो पीएसके एनकोडिंग यूज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हस्तांतरण यानी कि परिवर्तन, तो उसमें इसमें द्विदिश होता है, और मतलब दो दिशाएं होती हैं, और इसमें दिशाहीन होता है, इसमें कोई दिशा नहीं है, कहीं का भी फ्रीक्वेंसी है जो वो कहीं भी जनरेट होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। संकेत सीमा, संकेत सीमा क्या होती है, तो इसमें सिग्नल कम दूरी पर यात्रा की जा सकती है, और इसमें क्षीणन ना होने से लंबी दूरी तक यात्रा की जा सकती है। मतलब ये जो बेस ब्रांड है इसको हम इसका लिमिटेड लोकेशन होता है, मतलब लिमिटेड लोकेशन तक ही ये वर्क कर सकती है, लेकिन इसकी लंबी दूरी होती है, इसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड में कुछ कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन देखिए अभी तो आप लोगों ने एक सिंपल सा देख लिया कि ब्रॉडबैंड जो होता है वो एक तार के थ्रू ही सिंगल चैनल होता है, और डिजिटल होता है, कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और ब्रॉडबैंड के लिए आपने क्या देखा, एक सेकेंड, वो हाँ बेस बैंड था। फिर ब्रॉडबैंड के लिए आपने क्या देखा, एक ही केबल में कई सारे क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये सामान्य परिचय था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या क्या आगे और करते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रॉडबैंड के कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे चार्ट में टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे। अच्छा चलिए इससे पहले मेरा एक प्रश्न, अभी हमने आपको बताया था ब्रॉडबैंड किस में प्रयोग होता है, किस चैनल के लिए प्रयोग किया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ था ना वहां पे, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, हाँ मल्टीप्लेक्स, नहीं अभी मैंने ब्रॉडबैंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, मल्टीपल सिग्नल के लिए एनालॉग सिग्नल, हाँ मल्टीपल सिग्नल के लिए करते हैं, प्लस ये टीवी के लिए प्रयोग किया जाता है, केबल टीवी। हाँ केबल टीवी के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है, एक साथ बड़ी मात्रा में भिन्न प्रकार के सिग्नल को एक साथ भेजने एवं प्राप्त करने का ब्रॉडबैंड कहा जाता है, मतलब एक केबल में ही कई सारे सिग्नल्स भेजना, ये ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे
केबल्स के नाम हैं। आगे कह रहा है इसमें वाइड बैंड की आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाइड बैंड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका यूज होता है। अब नीचे बता रहा है टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड। अब देखिए ये केबल्स आपने देखा होगा, ये किसमें प्रयोग होता है? जैसे किसी का इंटरनेट लगा है, भारी वाईफाई लगा होता है, तो यहाँ पे दीवार पे एक ऐसे छोटा सा होल बना होता है, इसमें आप इसका एक छोर आप इसमें लगाते हो और दूसरा छोर आप कहाँ लगाते हो? अपने लैपटॉप में, ठीक है। और उसके दौरान ये बहुत अच्छे से सिग्नल आपका पकड़ता है, इसको डीएसएल बोलते हैं। फिर एक आता है केबल मॉडम। ये केबल मॉडम भी आपका इसी प्रकार का होता है, इंटरनेट की ही तरह होता है। इसमें आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये भी आपका इंटरनेट की तरह ही काम करता है। हाँ, ये डीएसएल जो है ना, ये आप सीपीयू वगैरह में भी आप इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूपीएस या सीपीयू वगैरह में। फिर फाइबर। फाइबर क्या है? ये फाइबर केबल कैसी होती है? अभी फाइबर केबल मैंने शायद एक आगे डाली है, हाँ ये डाली है, ऑप्टिक फाइबर, ठीक है। अभी इसको बताएंगे तब वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो आपको ये पर्पल कलर का ये दिख रहा है, इसमें कई सारे वायर्स होते हैं पतले पतले, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा तार वगैरह छील करके, तो उसमें से कई सारे पतले पतले रेशम के गोल्डन कलर के वायर्स निकलते हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऊपर एक प्लास्टिक का होता है, देन ये येलो वाली सीट्स होती हैं, फिर उसके बाद ये होता है और एक ये फिर मोटा सा इसमें कवर चढ़ाया जाता है ताकि अंदर की जो केबल है वो सेफ रहे, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल ऑफ ब्रॉडबैंड में आपका वाईफाई दिया जाता है, जिसके द्वारा आप लोग देख रहे हो ना, आजकल हर घरों में यही लगा है, टीवी के लिए लगा है ना, टीवी के लिए या वाईफाई के लिए जो भी है, ठीक है। फिर ये आपका सैटेलाइट, सैटेलाइट में भी प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इन्हीं को एक्सप्लेन किया है, ये जो यहाँ पर टाइप्स बताए थे इन्हीं को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आगे एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये जो डीएसएल, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या बता रहा है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या होता है? तो ये पहले से मौजूद टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करके ज्यादा बैंडविड्थ वाले डाटा का सर्विस सब्सक्राइब तथा ट्रांसपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन वायर, ठीक है। केबल क्या होती है? तो ये कनेक्शन लोकल टीवी प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर किसी विशेष क्षेत्र में बहुत सारे यूजर ब्रॉडबैंड केबल सर्विस की बैंडविड्थ का उपयोग कर रहे हैं, तब इंटरनेट की स्पीड में कमी देखी जा सकती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी, केबल ये ऐसे ही होता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक क्या है? तो ये एक नई ब्रॉडबैंड सर्विस है जो उच्च गति इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है और दूर संचार प्रदाता कभी-कभी सीमित क्षेत्र के लिए फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर के लिए भी प्रदान करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिक फाइबर जो है आपकी, इसका आपको ये पता चल जाएगा इसमें क्या क्या होता है। देखिए ये जो पतली सी ब्रिथ है इसको कोर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्लैडिंग होती है। फिर इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर की चादर चढ़ाई है ये क्या है? कोटिंग हो गई। फिर इसके ऊपर एक येलो कलर का वायर चढ़ाया है, स्ट्रेंथ मेंबर हो गया। और इसकी जो ये आउटर जैकेट हो गई, ठीक है। आउटर लेयर जो है ये क्या हो गई? आउटर जैकेट। तो हो सकता है ये पार्ट्स वगैरह भी कभी पूछ लेता हो एग्जाम में। मैंने इसके एक दो क्वेश्चंस देखे ऑनलाइन तो मैंने आपका इसमें डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं वायरलेस। वायरलेस क्या है? तो घर या बिजनेस को इंटरनेट के साथ एक रेडियो लिंक की सहायता से वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट करता है। ये ग्राहक के स्थान को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ने की सुविधा भी प्रदान करता है, ठीक है। सैटेलाइट, उपग्रह। उपग्रह हमें ब्रॉडबैंड के लिए लिंक प्रदान करते हैं। ये भी एक प्रकार का वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है। इसका उपयोग रिमोट एरिया में इंटरनेट प्रदान करने के लिए किया जाता है जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं होते। इसके अलावा इसके द्वारा ज्यादा क्षेत्र पर इंटरनेट की सर्विस प्रदान की जा सकती है, लेकिन इसमें इंटरनेट की स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो ये आपका सैटेलाइट के द्वारा ही आपका इसका प्रयोग मैम होता है। हाँ जी, ये डिजिटल सब्सक्राइब जैसे कि आपने कहा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल, तो उसको डिजिटल क्यों कहते हैं? वो डिजिटल ब्रॉडबैंड में जैसे
दोनों टाइप के सिग्नल्स चल सकते हैं। तो डिजिटल टेलीफोन लाइन में मेरे ख्याल से एनालॉग टाइप के सिग्नल चलते थे ना, तो नाम में डिजिटल क्यों आया? सर इसमें जो केबल है आपकी वो सैटेलाइट के द्वारा चलती है, ठीक है। और ऊपर से ये वायरलेस तो होता ही है, क्योंकि प्रत्येक घर में जब जैसे आप देखते हैं पहले क्या हम लोग टीवी लेते थे, टीवी का कनेक्शन तो वो केबल के द्वारा आता था, हमारे खंभों से कनेक्ट होकर के हमारे घर तक प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसे जी, एंटेना सैटेलाइट, से, हाँ, डिश उसे से। एंटीना के द्वारा, हाँ, तो इसीलिए उसको डिजिटल नाम दिया गया। नहीं मैडम, वो डीएसएल में, टेलीफोन वाला जो आपने सबसे पहला वाला डीएसएल। हाँ, उसका भी सेम वही है। पहले टेलीफ़ोन ओके। हमारे वायर से कनेक्टेड रहते थे, अभी जी हम जी जी, ऐसे यूज़ बिल्कुल। करते हैं। हाँ, अच्छा, ओके, तो डिजिटल सिग्नल की वजह से नहीं कह रहे हैं वो। जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ। हुँ। अब ये नीचे थोड़ा-सा और देख लीजिए, फाइबर वेट्स, एथरनेट केबल वेट्स, डीएसएल, ठीक है? ये तीनों में अंतर बताया है। फाइबर का मतलब है एक ही तार से कई सारे वायर, जैसे आप लोगों ने मल्टीपल यहाँ पर ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गोल्डन कलर के तार्स होते हैं बहुत सारे, एक ही केबल के अंदर बहुत सारे तार होते हैं। इसको फाइबर केबल बोलते हैं, ठीक है? डीएसएल कैसी होती है? ये इस प्रकार की होती है, चिप टाइप की। इसको आप एक कनेक्टर होता है इसका, जिसमें आप लगा करके इसका इंटरनेट के द्वारा भी यूज कर सकते हैं और टेलीफोन का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद एथरनेट केबल। एथरनेट केबल कैसी होती है? इसमें ये जो कोटिंग होती है इसकी, ये सिल्वर की होती है और इसमें जो ये कनेक्टिंग होती है, ये देखिए एक ही डॉट टाइप का मोटा सा तार होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मोटा सा तार होता है जो आपके पिन के अंदर क्लिक होती है सुई की तरह, और उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इसको एथरनेट केबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की आपकी केबल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इंटरनेट आया कब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख दिया है 1989। आपका जो इंटरनेट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये 1989 में स्टार्ट हुआ था, जो पहुंच हम लोगों तक पहुंचा था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एक्सेस परमिशन, हमारे पास एक्सेस परमिशन किस तरीके से आई थी उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? तो कंप्यूटर का निजी नेटवर्क होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके नेटवर्क कैसे होते हैं? निजी होते हैं, और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। इंट्रानेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो होता है वो कैसा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको LAN लैन भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग ये चीज आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लैन वैन और जो भी है ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखिएगा कि इंटरनेट जो है वो आपका किससे संबंधित होता है? लैन से संबंधित होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। आगे देखिए इरनेट, ठीक है। इरनेट क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। शिक्षण और अनुसंधान नेटवर्क इसे कहते हैं, ठीक है। और ये 1986 में इसका स्टार्टिंग हो गया था, ठीक है। वैसे आया तो टोटली 1989 में है, लेकिन इसका यहाँ से जनरेट इसको चालू कर दिया गया था, ठीक है। ये देश के मुख्य शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान केंद्रों को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? तो इंटरनेट कंपनी के अतिरिक्त बिजनेस के लिए काम आता है, लेकिन इसका उपयोग केवल उसी कंपनी के कर्मचारी कर सकते हैं और ये इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होता। अगर उसे यूजर नेम और पासवर्ड देकर एक सिस्टम के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाए तो एक्स्ट्रानेट बन जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट आपका एक लोकल है, ठीक है। अब इसी से हम मैनी कनेक्शन कर दें, इसको भी हम अपना पासवर्ड दे दें, इसको भी हम अपना पासवर्ड दे दें और इसको भी हम अपना पासवर्ड दे दें,
हमने 3 जगह अपनी सप्लाई की, तो ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा नेट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कुछ कनेक्शन है यहाँ पर, जैसे ये इंट्रानेट से ही कनेक्शन है। तो ये देखिए, पहले इसमें कुछ कम्युनिकेशंस आते हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन में जैसे आपका आता है सीरियल संचार, यानी कि सीरियल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है पैरेलल संचार, यानी कि पैरेलल कम्युनिकेशन। तीसरा आता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। चौथा आता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। पांचवा आता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। और छठा आता है एनालॉग एवं डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहला आपका था सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, यह एक ही लाइन के माध्यम से पूरे डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो जनरेट करेगा वो एक ही लाइन होती है। सिग्नल कैसा होता है इसका, असिग्नल लाइन होती है, सिंगल लाइन, सॉरी। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, एक बार में केवल एक बिट ही ट्रांसमिट होती है। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बिट 8, बिट 7, बिट 6, बिट 5, बिट 4, है ना। तो इसमें ट्रांसमिट जो होती है वो क्या होती है, एक ही बिट ट्रांसमिट होती है। फिर उसके बाद जैसे कंप्यूटर में मॉडर्न होने वाला कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में मॉडर्न में होने वाला कम्युनिकेशन। देखिए, जो मॉडर्न कनेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर से, उसी की तरह इसका कम्युनिकेशन भी होता है। चौथा इसमें दिया है लंबी दूरी तथा कम गति। इसकी जो दूरी होती है वो लंबी होती है और इसका जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, दूसरा है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अनेक बिट्स को एक साथ ट्रांसमिट करने के लिए अनेक लाइनों की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी यहाँ पर हमने सीरियल में पढ़ा कि ये एक बार एक ही बिट्स को ट्रांसफर करता है, पढ़ा ना। पर पैरेलल कम्युनिकेशन ऐसा नहीं करता है, ये एक साथ कई बिट्स को ट्रांसफर करता है, परंतु इसको लाइन अलग अलग चाहिए होती है। ठीक है, मतलब इसको मल्टीपल लाइंस की आवश्यकता होती है। इसमें कह रहे हैं 8 बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए 8 लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट्स लाइन है। ठीक है, जिसके द्वारा ये पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन में सभी बिट्स को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है और इसकी जो दूरी है वो कम होती है और अधिक गति, इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी होती थी, बताइए, लो। लो होती थी। ठीक है, स्लो होती अब आगे इसमें एग्जाम्पल भी एक दे रहे हैं, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के बीच कम्युनिकेशन। इसमें किसके किसके बीच कम्युनिकेशन होता है, तो कंप्यूटर और प्रिंटर। ठीक है, मतलब इसमें आपका कंप्यूटर से प्रिंटर भी कम्युनिकेट होता है, उसी के द्वारा ये पैरेलल कम्युनिकेशन होता है और आपका प्रिंट जनरेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिकास्ट। मैडम, यूनिकास्ट सीरियल का एग्जाम्पल क्या था? कंप्यूटर तथा प्रिंटर के बीच कम्युनिकेशन, मतलब जिस प्रकार हम कंप्यूटर में कमांड देके प्रिंटर से, जी, वो पैरेलल है ना, कंप्यूटर से मॉडर्न। ओके, सीरियल का कंप्यूटर से मॉडर्न। ओके, यूनिकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट क्या है, तो एक स्टैंडर्ड डिवाइस, कैसा है, एक स्टैंडर्ड डिवाइस है यूनिकास्ट, किसी एक ही रिसीवर डिवाइस को मैसेज भेजता है। ठीक है, इसमें जो रिसीवर डिवाइस होते हैं वो, एक सेकेंड, हाँ, इसमें एक ही सेंडर डिवाइस होता है और एक ही रिसीवर डिवाइस को मैसेज भेजता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल नहीं होते यूनिकास्ट में। अब मल्टीकास्ट क्या है, तो इसमें एक या एक से अधिक सेंडर होते हैं, मतलब इसमें मल्टी सेंडर होते हैं और इसके जो रिसीवर भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, यानी कि एक से अधिक होते हैं।
ठीक है, अर्थात ग्रुप में मैसेज भेजे गए। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। ब्रॉडकास्ट क्या है? ब्रॉडकास्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया है, जब कोई एक सेंडर डिवाइस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उन सभी डिवाइस को एक साथ मैसेज भेजने का कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये इसके लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे दिखा रहा है। ठीक है, वहां जो हमने पढ़ा था, हमने सिंगल पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट क्या है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन लेवल पे दिखा रहा है कि ब्रॉडकास्ट क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया। यूनिकास्ट क्या है? इसमें सेंडर भी एक होगा, रिसीवर भी एक ही होगा। मल्टीकास्ट क्या है? इसमें सेंडर भी मल्टी होंगे और प्राप्तकर्ता भी मल्टी होंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, अभी एग्जांपल ले लीजिए, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने ग्रुप बना रखे होंगे अपने फ्रेंड्स के, तो वहां पे कोई भी मैसेज कर रहा है और कोई भी रिप्लाई दे रहा है, तो मल्टी चल रहा है ना, मल्टी सेंडर्स है, मल्टी रिसीवर्स है ना। और यूनिकास्ट में क्या है? एक ही व्यक्ति भेजेगा, एक ही रिसीव, जैसे सिंगल आप पर्सनल चैट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, क्लियर है सभी को? हाँ, हाँ दीदी। ठीक है। अब देखिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या है? तो सिग्नल एक निरंतर एनालॉग तरंग है। ठीक है, वेव, जिसको ये ऐसे, ये जो नीचे डायग्राम बना है, ये वेव है। ठीक है, इसको हम एनालॉग तरंग बोलते हैं, यानी कि एनालॉग वेव। एनालॉग सिग्नल को कोई भी मतलब कोई भी उसकी निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, इसके जो मतलब इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। साइन वेव इसको नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की यदि हम बात करें तो ये एक डिजिटल असतत लहर है जो बाइनरी फॉर्म में जानकारी लेती है। किसमें लेती है? बाइनरी फॉर्म। देखिए, बाइनरी का मैंने कई बार जिक्र किया है, अब आप लोग बताइए बाइनरी फॉर्म, बाइनरी किसे कहते हैं? बाइनरी किस सीरीज को बोलते हैं? 0 और 1। 0 और 1 में। 0 और 1। हाँ, 0 और 1। ठीक है, इसका बाइनरी नंबर भी निकालना आपके एनटीए नेट में पूछा जाता है, इसको भी मैं बताऊंगी एक बार। फिर आगे कह रहे हैं डिजिटल सिग्नल की एक परिमिति सीमा होती है, अर्थात 0 और 1 के बीच। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल हो जाएगा। चलिए, और ये कैसा होता है? ये स्क्वायर वेव होती है। कैसी होती है? स्क्वायर वेव। और ये साइन वेव होती है। चलिए, अब आगे आते हैं डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? तो पहले ये देख लेते हैं डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज होता क्या है। ठीक है, तो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सर्विस का प्रयोग किया जाता है उसे डाटा ट्रांसमिशन सेवाएं कहा जाता है, तथा इन सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं, ये इनकी सेवाएं प्रदान करते हैं, तथा डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 ये एक्सप्लेन किया है, बीएसएनएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल। ठीक है, तो इसका बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। दूसरा है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। आपका आगे है एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कीजिए प्लीज। महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है सम डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज। ठीक है, ये जो तीन थी ये मुख्य थी। अब इसके अतिरिक्त जो है वो ये इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पे पहला है डायल अप लाइन। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डायल अप लाइन। दूसरा है आपका लीज्ड लाइन। ठीक है, लीज्ड लाइन। तीसरा है आपका आईएसडीएन, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चौथा है आपका जीएसएम। जीएसएम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। पांचवा है आपका सीडीएमए। सीडीएमए क्या है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और लास्ट छठा है एडीएसएल। ठीक है, हाँ, साइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 6 कुछ डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज हैं। ठीक है, अब इनके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायल अप क्या होता है?
तो डायल अप कनेक्शन जो होता है ये सीधे आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, देन मॉडेम और इसके बीच में इंटरनेट। ठीक है, इसमें मुख्य जो बीच का होता है वो मॉडेम होता है, जिससे आपकी इंटरनेट जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे स्विच लाइन भी कहा जाता है। क्या लाइन, क्या कहा जाता है? स्विच्ड लाइन, डायल अप लाइन को। ठीक है, इसका प्रयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल करके कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में जब इंटरनेट चालू रहता है उस समय फोन का प्रयोग बातचीत करने के लिए नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इस सिस्टम में जब इंटरनेट चालू रहता है तो उस समय फोन का प्रयोग बातचीत करने के लिए नहीं, मतलब यानी कि यदि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वहां पर फोन कनेक्टेड नहीं होता है। ये क्यों है? शायद ये इससे रिलेटेड है, इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए शायद ऐसा दिखा रहा है। फिर आगे है, इस प्रकार की सर्विस में मॉडेम को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? मॉडेम से। ठीक है, फिर आगे इसमें बोल रहे हैं स्लिप यानी कि सीरियल लाइन इंटर प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक स्लिप और एक पीपीपी। ठीक है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। आगे आते हैं लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन क्या होती है? इसे प्राइवेट या समर्पित लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो जो लीज्ड लाइन होती है इसे प्राइवेट या समर्पित लाइन यानी कि डेडिकेटेड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो दूरस्थ कंप्यूटर को एक सोर्स लाइन से सीधी कनेक्ट करती है। ठीक है, मतलब इसमें ये सीधा कनेक्शन इसका होता है, डायरेक्ट, इसमें कोई मॉडेम नहीं आता है। लेकिन जो डायल अप था उसमें बीच में क्या था? मॉडेम था। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसका प्रयोग आवाज तथा डाटा दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, वॉइस और डाटा दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो पिछला वाला था उसमें वॉइस के लिए नहीं था, सिर्फ डाटा इंटरनेट के लिए था। ठीक है, और इसके अलावा इसको जो नापा जाता है इसको बॉड या बीपीएस में यानी कि बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है और वह दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, आपकी दूरी किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग सामान्यतः बड़ी संस्थाओं द्वारा अधिक मात्रा में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है। लैन नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या समर्पित लाइन के द्वारा ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आईएसडीएन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब ये क्या है? तो ये एक सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है जिसमें डाटा ट्रांसफर डिजिटल रूप में होता है। इसमें डाटा ट्रांसफर किस प्रकार होता है? डिजिटल रूप में। ठीक है, इसलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती तथा इसमें शोर भी नगण्य होता है। ठीक है, इसमें नॉइस भी अधिकतर नहीं पाया जाता। आगे कह रहे हैं इसमें आवाज एवं डाटा दोनों के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है, अतः इंटरनेट से कनेक्ट होने के बावजूद फोन पर सामान्य रूप से बातचीत भी की जा सकती है। तो इस पर भी यदि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं देन आप यहाँ पे वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी कनेक्टेड रह सकती है। आगे कह रहे हैं ये डायल अप सर्विस का विकसित रूप है। जो हम लोगों ने पीछे डायल अप पढ़ा था उसी का ही ये क्या है? विकसित रूप है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आईएसडीएन सर्विस द्वारा
किसी नेटवर्क से अधिक यूजर एक ही लाइन का प्रयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो ये इसमें जो आपका नेटवर्क होता है उससे एक नहीं कई सारे लोग इसकी लाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीएसएम। जीएसएम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये क्या है? तो मोबाइल फोन के संचालन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मानक है ये, जिसमें बिना फोन बदले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सर्विस प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा एसएमएस की सहायता से कम खर्च में छोटे टेक्स्ट मैसेज भी भेजे जा सकते हैं। तो ये जीएसएम जो होता है उसके लिए कोई हमें अलग से फोन चेंज नहीं करना पड़ता, और इसमें इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस भी नहीं लगती, यानी कि जो हम अदर कंट्रीज में फोन करते हैं तो उसका जो रोमिंग लगता है चार्जेस, वो भी इसमें नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या है? तो इसका प्रयोग मोबाइल फोन के संचालन के लिए किया जाता है। आगे है एडीएसएल, यानी कि साइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। तो इसमें डाटा भेजने और प्राप्त करने की स्पीड अलग अलग होती है, और दूसरी तरफ से डाटा भेजने और प्राप्त करने की स्पीड एक समान होती है। मतलब जो आप रिसीव कर रहे हो उसकी स्पीड नॉर्मल रहती है, परंतु जो आप डाटा भेज रहे हैं और वो कब उधर प्राप्त हो रहा है उसकी दोनों की स्पीड क्या होती है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब ये जो आपके ट्रांसमिशन मोड हैं ये आपके तीन हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड और फुल ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, तो इनको देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका ये सिंप्लेक्स क्या है? तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन मोड में कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, मतलब सिंगल लाइन, प्रेषक और प्राप्तकर्ता तक, अर्थात इसमें प्रेषक डाटा भेज सकता है और प्रेषक डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब सिर्फ वो भेज सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिंगल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब हाफ डुप्लीकेट कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा हाँ, यहाँ इसमें ऑप्शन भी दिए, सॉरी एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कीबोर्ड, टीवी, ट्रांसमिशंस, रिमोट, रेडियो, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये एक ही दिशा में होने वाले कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। ये क्या है? तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन मोड में प्रेषक डाटा भेज सकता है तथा डाटा प्राप्त भी कर सकता है। मतलब डाटा उसको सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में कम्युनिकेशन संभव है। ठीक है, मतलब अदर आप नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी देखते हैं ना आप लोग की, जब इधर से कोई बोलता है तो उधर से कोई नहीं बोल सकता है ना। फोन में तो होता है कि दोनों साइड से बोल सकते हैं, दूसरे की आवाज सुन के हम चुप हो जाते हैं, लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप एक साइड सेंड कर सकते हो तो उसी समय दूसरा व्यक्ति नहीं सेंड कर सकता है ना। दूसरा व्यक्ति आपको सेंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब वो दूसरा व्यक्ति आपको सेंड कर सकता है। फिर तीसरा एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। ठीक है, वायरलेस, फैक्स मशीन, ये सारे क्या है? हाफ डुप्लीकेट्स कम्युनिकेशन है। ठीक है, आगे देखिए फुल डुप्लेक्स क्या है? तो फुल डुप्लेक्स में इस प्रकार के कम्युनिकेशन मोड में एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन संभव होता है। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे आप दोनों तरफ से आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है आपका टेलीफोन, जैसे मैंने अभी बताया, कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अच्छा, एक और चीज है जिसका प्रयोग आप लोग हमेशा डेली यूज में करते हो, बताइए ऐसा कौन सा है जिसमें आप भेज भी सकते हो एक ही टाइम पे, उधर से भी भेजा जा सकता है? बताइए, कोई बता पाएगा? मोबाइल। नहीं, मोबाइल तो है, मोबाइल के अंदर भी एक फीचर है ना, कुछ एप्स होते हैं जिनका आप प्रयोग डेली करते हैं, वीडियो कॉल, जूम ऐप। व्हाट्सएप, है ना। तो उस पे आप एक ही टाइम पे, जैसे 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 हम अभी गूगल मीट पे हैं, ये
या जूम पे है या व्हाट्सएप है। ये एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके कुछ फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, आईसीटी की बात हो और फुल फॉर्म्स ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपके अधिकतर प्रश्न आपके फुल फॉर्म्स से बनते हैं। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स आप लोग कर लोगे कि मैं कराऊं? फुल फॉर्म्स की तो मुझे नहीं लगता कि नीड है, कि बताना पड़ेगा। नहीं दीदी, हम कर लेंगे कुछ। अच्छा ठीक है, सिंगल जो फुल फॉर्म है वो मैं छोड़ दूंगी, जैसे कि ये वाले हैं। बाकी जो थोड़े समझाने वाले हैं वो मैं समझा देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण इंटरनेट नेटवर्क की सूची पर आधारित संक्षिप्ताक्षर। ठीक है, तो ये क्या है? एफटीपी। एफटीपी देखिए इसका फुल फॉर्म कितनी बार नेट में पूछा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है ये एफटीपी के रूप में भी जाना जाता है, और जो इंटरनेट सेवा का उपयोग करके कंप्यूटर के बीच एक फाइल को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। ठीक है, उसको जगह दिलाता है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके द्वारा स्वरूपित किया जाता है, इसलिए इसे इंटरनेट पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है HTTP। आप कोई भी वेबसाइट ढूंढते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पे HTTP लग के आता है ना? तो वो क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपको सॉफ्टवेयर के लिए का सेट है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर फाइलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये एकल नेटवर्क पर कंप्यूटर के सेट और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की श्रृंखला के बीच डेटा या सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता एवं संगठन जो डिवाइस को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। फिर ये देखिए लैन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है? किसी व्यक्ति के भौगोलिक क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर और डिवाइस सेवाओं का एक समूह है। फिर है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपके पर्सनल एरिया के लिए हो, जिसका उपयोग पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर या प्ले स्टेशन के लिए कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका पीडीएफ। देखिए आप सभी लोगों ने पीडीएफ बनाई तो बहुत होंगी, है ना, कोविड में। लेकिन पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये एडोब द्वारा बनाया गया एक बहुमुखी फाइल स्वरूप है, जो लोगों को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने और उनका आदान प्रदान करने का एक आसान विश्वसनीय तरीका देता है। इसमें डॉक्यूमेंट देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की परवाह नहीं की जाती। ठीक है, फिर आपका सिम आप सभी लोग प्रयोग करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सिम का फुल फॉर्म भी ना पता हो, है ना? तो क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। ये एक लघु रूप है। यह एक एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एटीएम। ठीक है, एटीएम मशीन भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने यूज की होगी। एटीएम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें आप अपने कैश को विड्रॉल, निकालना या डिपॉजिट करना कर सकते हैं। इसमें आप कैश की एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके लिए किसी बैंक स्टाफ मेंबर की जरूरत भी आपको नहीं होती है। ठीक है, आईएफएससी कोड। देखिए आप कभी बैंक टू बैंक यदि आप किसी को पैसे भेजते होंगे तो वहां पे एक आईएफएससी कोड मांगता है। ये हर बैंक का एक अलग होता है। तो इसका आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता।
जो कि हर एक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। ठीक है, बैंक का ही नहीं, ब्रांच का ही वो कोड चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ये क्या है? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, गूगल, गूगल क्या है? तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये गूगल का फुल फॉर्म है। ठीक है, याहू, याहू भी आप लोग चलाते ही होंगे, एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। विंडो, विंडो क्या है? तो वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। विंडो जो है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको इसी के, अच्छा ये GUI सॉरी अलग है ये। ठीक है, ये अलग है, इसको अलग कर दीजिएगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रसिद्ध विंडो को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से भी जानते हैं और इसको आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया गया था। दुनिया में ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का यूज किया जाता है। ये फाइल को संग्रहित और सॉफ्टवेयर चलाने का एक तरीका है। ठीक है, आगे है WLAN। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? तो हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं और ये नेटवर्क बिना किसी कनेक्शन के संवाद करने में आपके काम आता है। मतलब इसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं होती और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये नेटवर्क रेडियो और इंफ्रारेड की मदद से भी संवाद करने के लिए काम आता है। ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LCD, ठीक है, LCD क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसे जिसे कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में। वहीं इसका इस्तेमाल स्क्रीन के तौर पर भी किया जाता है मोबाइल डिवाइस में, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि। जीपीआरएस, जीपीआरएस क्या है? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। यह एक पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा सेवा है जो 2G सेलुलर संचार प्रणाली की मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली यानी कि GSM साथ ही साथ 3G प्रणाली में उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है और 2G प्रणाली में GPRS 56 से लेकर के 104 मतलब 114 की बिट्स का डेटा दर प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके आगे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ सिर्फ इनके फुल फॉर्म्स हैं। ये मैं आप लोगों को आज ये PPT प्रोवाइड करा दूंगी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो करना चाहेंगे आप लोग? ये चलिए, पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG का फुल फॉर्म क्या है? चलिए फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी ने दे दिया? अच्छा, सबने भी दिया है, बहुत बढ़िया। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य MP3। ठीक है, आप लोग MP3 ऑडियो सुनते हैं ना, तो MP3 ऑडियो फाइलों में संपीड़न अनुपात क्या होता है? ठीक है, मतलब उसका जो कंपैरिजन रेशियो होता है वो क्या होता है? बताइए सभी लोग, गेस कीजिए क्योंकि ये अभी पढ़ा तो है नहीं।
चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं नॉलेज होगा। देखिए 10:1, ठीक है। इसका 11 रेशियो कुछ होता है, ठीक है। एग्जैक्टली यदि हम इसका देखें कंपैरिजन फैक्टर तो 11.1 होता है, लेकिन 11.1 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे उसके नजदीक 10.1 है, तो वो हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, एक माइक्रो प्रोसेसर इज एएलयू क्या है, ठीक है। नियंत्रण इकाई एकल चिप है, सिग्नल चिप पर मेमोरी है, या यूनिट या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक पर रजिस्टर करें, या सिग्नल चिप पर रजिस्टर यूनिट और कंट्रोल यूनिट, क्या होगा इसका। एएलयू हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग। नहीं आ रहा ये क्वेश्चन समझ में। हम्म, आंसर्स नहीं आ रहे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। चलिए ठीक है, इसका आंसर है डी, ठीक है। यानी कि सिग्नल चिप, ये कैसा होता है एलयू, सिग्नल चिप होती है, और जो रजिस्टर्ड होती है किस पे, सीयू पे, कंट्रोल यूनिट पे। किस पे रजिस्टर्ड होती है, सीयू कंट्रोल यूनिट पे, ठीक है। तो एएलयू से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सीयू से संबंधित यानी कि कंट्रोल यूनिट से संबंधित होती है, और उसके अलावा इसके दो वो हो जाते हैं पार्ट, इनपुट और आउटपुट दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला सही होता, परंतु तब सही होता जब यहाँ पर सीयू भी होता, यहाँ पे सीयू नहीं था, ठीक है, इसीलिए तीसरा वाला नहीं होके चौथा वाला है। चलिए अब पूछ रहा है इन अ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। एक मशीन चक्र एक घड़ी चक्र के बराबर होता है, या एक घड़ी चक्र में कई मशीन चक्र के बराबर होता है, या एक मशीन चक्र में कई घड़ी चक्र के बराबर होता है, या एक मशीन चक्र में हमेशा एक घड़ी चक्र से कम होता है। ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ वैसे हैं, कोई नहीं फिर भी ट्राई कीजिए। आप ऐसे सोचिए माइक्रो प्रोसेसर पहले होता क्या है, फिर उससे जो मिलता जुलता ऑप्शन हो उसको लगाइए। नहीं आ रहा किसी को भी।
चलिए आंसर देखते हैं, सी। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये एक प्रकार की चिप होती है। क्या होती है? चिप, जिसके अंदर कई प्रकार की मशीनें ऐसे जनरेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये है, ये सही है, क्योंकि इसमें कई प्रकार का मशीन चक्र होता है। ये एक प्रकार की मशीन चक्र होती है जिसमें कई प्रकार के घड़ी चक्र होते हैं। घड़ी चक्र मतलब इसमें सेवरल क्लॉक्स होती हैं जो यूज में आती हैं, ये ऐसे एक चिप के अंतर्गत। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछ रहा था। अभी क्लास खत्म होती है, उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर सर्च करके देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, फिर प्रेषक अपने हस्ताक्षर का उपयोग करके एनक्रिप्ट करता है। तो ये क्या क्या है? ये डिजिटल सिग्नेचर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? प्रेषक की सार्वजनिक कुंजी, प्रेषक की निजी कुंजी, रिसीवर की सार्वजनिक कुंजी, रिसीवर की निजी कुंजी। बताइए क्या है जो हम लोग डिजिटल वो करते हैं ना सिग्नेचर, वो क्या चीज है? देखिए आपके फर्स्ट पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, घुमा फिरा के इसी तरीके से पूछे जाएंगे। वहां पे आप लोगों को खुद अपना लॉजिक यूज करना है। कीजिए सभी लोग। चलिए आंसर देखते हैं, बी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यदि आप डिजिटल हस्ताक्षर कर रहे हैं तो वो आपका प्राइवेट है, आपका सिग्नेचर प्राइवेट है ना, तो जाहिर सी बात है कि प्रेषक की क्या हो जाएगी? निजी कुंजी हो जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कीजिए, टीसीपी इज प्रिफर्ड ओवर यूडीपी बिकॉज इट प्रोवाइड्स। मतलब टीसीपी को यूडीपी की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सबसे तेज संचार, कनेक्शन उन्मुख सेवा या विश्वसनीय सेवा। बताइए। टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। बताइए फटाफट बताइए जल्दी से। दो ऑप्शन चूज करने हैं, पहला दूसरा या सिर्फ पहला, या दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों। चलिए आंसर देखते हैं, तो आंसर है सी। ठीक है, देखिए टीसीपी जो होता है ना, विश्वसनीय होता है,
लेकिन जो यूडीपी होता है यानी कि आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ये गति को प्राथमिकता देता है। ठीक है, गति को प्राथमिकता देता है और ये एक सेकेंड, टीसीपी को यूडीपी की तुलना में टीसीपी को यूडीपी की तुलना में प्राथमिकता दी जाती क्योंकि ये प्रदान करता, हाँ ठीक है। जो यूडीपी है ना, ये गति को तो प्राथमिकता देता है, ठीक है, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं होता। टीसीपी जो होता है आपका विश्वसनीय होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था अभी, बताइए? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कनेक्शन उन्मुख होता है और विश्वसनीय होता है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इंटरनेट के संदर्भ में एचटीटीपी का पूर्ण रूप है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए फटाक से सभी लोग, जल्दी। जरा अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। बाकी और लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा क्या? पद्माक्षी जी जी मैम। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग सर्च करते हैं तो किसी भी एड्रेस का ये एक लिमिट रखता है, ठीक है, उसको अलग नहीं होने देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 8 नंबर कीजिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आपको किससे क्या चीज मिलाना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फोटोज किससे कैसी होती है, ऑडियो कैसा होता है, इमेज वीडियो कैसी होती है, ये 3 चीजें तो आप लोगों को पता ही है, चौथी चीज भले ना पता हो। तो 3 चीज मिला करके ऑप्शन बताइए फटाफट जल्दी से। पहला वाला भी अगर मिला लेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यस मैम। सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर है 2, ठीक है, सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आपका जो इमेज होता है वो कैसा होता है, जेपीजी फॉर्मेट होता है, वीडियो जो होता है आपका एमपीईजी होता है, ऑडियो आपका एमपी3 होता है और वर्ड प्रोसेसिंग आपका डॉक फाइल में होता है, ठीक। चलिए, ये आज के प्रश्न थे जो आप लोगों के समाप्त होते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ये फाइल मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगी तो आप लोग इस पे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है?